जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम अध्याय के भाग 5 में आपका स्वागत है। ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बिल्कुल थोड़ा ही अध्याय हमारा शेष है जिसको हम करेंगे। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट अवश्य दें, ताकि कुछ सुझाव, कोई पूछना, कोई प्रश्न, जिज्ञासा तो आप कमेंट में अवश्य डालें। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, कुछ कपास के टुकड़े मिले हड़प्पा के स्थानों से, पर पहनावे के बारे में हमें कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। अप्रत्यक्ष साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ा। जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे चित्र मूर्तियां बनी हुई है, आपने एक पीछे राजपुरोहित कोई ऐसा चित्र भी देखा था, अन्य चित्र भी आपने देखे, उनमें ये दिखाया गया था कि वो कैसे, एक पुरोहित राजा का आपने चित्र देखा था जिसके ऊपर एक शॉल ओढ़े हुए था, तिपतिया एक शॉल ओढ़े हुए था। तो वहाँ से हमें इसका अंदाज़ा लगता है, अनुमान लगाए जाते हैं। ये पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। संदर्भ की रूपरेखाओं को स्वयं विकसित करना पड़ता है। अनुमान स्वयं चीज़ों को देखकर लगाना पड़ता है। हमने देखा कि पहली बार हड़प्पई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। इसको समझिए, सही संदर्भ क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। संदर्भ फिर हमें कहाँ से मिला? जब मेसोपोटामिया में जब उसी प्रकार की मोहर पाई गई, तो उससे वहाँ की और हड़प्पा की संस्कृतियों के समरूपता, समानता, एक ही समय, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि संस्कृति थी उसको लिखा पढ़ा गया, समझा गया। उसको सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी और मेसोपोटामिया में हुई खोजों की, दोनों की तुलना के संबंध में, तो इसकी जानकारी हमें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता संस्कृति थी उसमें मिली चीज़ों के साथ तुलना करके स्पष्ट रूप से प्राप्त हुई है। व्याख्या की समस्याएं। अब व्याख्या की समस्याएं क्या थी, इसको देखते हैं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के में सामने आती हैं। आरंभिक जो पुरातत्वविद हैं उनको लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य, अपरिचित लगती थी, संभवतः धार्मिक महत्व की होती होंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप उस समय भी, आज भी हम इसी प्रकार देखते हैं कि जो धार्मिक प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, कैसे बन जाती हैं कि जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगी, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उनको हमने या उन विद्वानों ने क्या किया, उनको धार्मिक महत्व का मान लिया। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, जिसमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसादन थे। अभी चित्र हम देखेंगे कि कोई शामिल है कि कोई महिला की एक मिट्टी की मूर्ति मिली जिसके ऊपर विस्तृत प्रसादन है, यानी कि सिर से पांव तक वो पूरी तरह से सुसज्जित है। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई। अब उनको मातृ देवी मान लिया गया कि शायद मातृ देवी रही होंगी, पूजनीय रही होंगी। पुरुषों की जो दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें वह एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाई दिया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। तो ये मनुष्य, पुरुष या महिला जो इसमें आपको दिखाया गया है, तो ये कोई योगी की मुद्रा, कोई मातृदेवी की मूर्तियाँ, तो इनको मान लिया गया है कि शायद ये कोई पूजनीय रहे, कोई देवी देवता रहे जिनको वो पूजते थे, क्योंकि ये पूरी तरह से सुसज्जित थे। अलग ही मुद्राओं में इनको दिखाया गया, जैसे पुरुष अलग अलग मुद्राओं में, योग की मुद्राओं में दिखाया गया, महिला उसको विशेष वस्त्रों से सुसज्जित, मोती माला मनकों से सुसज्जित दिखाया गया है। तो इनको देवी देवताओं के रूप में मान लिया गया।
अन्य दृष्टांतों में रचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया, धार्मिक महत्व का मान लिया गया उनको। इसमें विशाल स्नानागार जो बड़े स्नान करने के केंद्र थे, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ, वेदियाँ अग्निवेदियाँ या यज्ञशाला जिनको बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो भी ये अवशेष प्राप्त हुए इन स्थानों पर, तो उनसे लगा कि ये शायद कोई धार्मिक महत्व के आयोजन के स्थान या वस्तुएं रही होंगी। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य भी बने हुए हैं, इस प्रकार के चित्र भी बने हुए हैं कि परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है, उन पर अनुमान लगाया गया है उन मोहरों को देखकर, उन पर बने चित्रों को देखकर। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, पेड़ पौधे भी उनके ऊपर बने हुए हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। उससे पता लगता है कि ये शायद पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, मनुष्यों, देवी देवताओं इन सब की पूजा करते थे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं कि भी ये शायद कल्पित हैं। वास्तव में ऐसा एक सींग वाला जानवर पृथ्वी पर कहीं भी इसके इस प्रकार के अवशेष नहीं मिले। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है कि इस नीति से हम आज के हिसाब से चक्कियों के बारे में, पात्रों के बारे में तो हम सोच सकते हैं कि ये पात्र खाने पीने के सामान, बर्तन, चक्की आटा पीसने के लिए आज भी जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं कि प्राचीन समय भी इसी प्रकार प्रयोग होती रही होंगी। लेकिन जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक संदर्भ में हम इनको ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से अनुमान लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव की मोहरों को देखते हैं। सबसे पहले आरंभिक जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, आरंभिक जो धार्मिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये रचा गया है। 1000 यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ये लिखा गया है। में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख मिलता है। आइए इनको पिक्चर भी देखते हैं। जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में, अध्याय 4 में हम इसको पढ़ेंगे, अध्याय 4 में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, यानी कि पशुपति किसको कहा गया, जो जानवरों और पशु पक्षियों का देवता हो, पशुपति, और न ही योगी के रूप में, योगी की मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? तो ये क्या था फिर? जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो हमारे ऋग्वेद में जो रुद्र नाम का देवता दिया गया है, जिसको बाद में शिव मान लिया गया, तो इस सभ्यता में जो पशुपतिनाथ का एक पिक्चर हम मान रहे हैं कि भी जानवरों के एक स्वामी के रूप में, तो उसके साथ ना तो उसको ऐसी इस रूप में दिखाया, जानवरों के साथ विशेष लगाव था पशुपति के रूप में, न ही किसी योगी की मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। तो ये ऋग्वेद के में जो रुद्र दिया है ऋग्वेद में, उसके साथ नहीं मिलता। यह कोई समन क्या था, कोई जादू टोने से, समन वे महिलाएं या पुरुष होते थे जो जादुई इलाज करने की शक्ति होने के साथ दूसरी दुनिया में संपर्क साधने जैसा कोई दावा करते थे कि भी उनके पास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे वो दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क कर सकते हैं या किसी की बीमारियों की व्याधियों को काट सकते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आइए अब हम
एक पिक्चर को, इन पिक्चर को देखते हैं। आइए ये पिक्चर देखें। इसको मातृ देवी माना गया कि शायद ये एक मातृ देवी थी। इनके वस्त्र आभूषण ये देखिए आप, सिर के ऊपर कुछ विशेष इसके कोई बना हुआ है मुकुट वगैरह। तो इस प्रकार से देखिए एक कला का उत्कृष्ट नमूना है ये, कैसे सुसज्जित इसको सिर से लेकर पांव तक किया गया है। तो इससे पता लगता है, इसको मान लिया गया कि ये शायद जो है एक मातृ देवी रही होगी जिसकी वो पूजा करते होंगे। इसी प्रकार एक दूसरा चित्र देखिए जिसको एक आद्य शिव या पशुपति शिव कहा गया। ये एक योगी की मुद्रा में ध्यानमग्न ये बैठा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ इसके अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं और ये ऊपर सींग भी, इसके सींग जैसा कोई मुकुट भी दिखाया गया है। इस जो मोहर है, ये एक मोहर के ऊपर ये इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। तो इनका देखकर हमें वहाँ की जो धार्मिक स्थिति है उसको हम नहीं समझ पाए कि ये क्या था। इस पर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। ये देखिए समन को व्याख्यात किया है। समन में महिलाएं पुरुष होते जो जादुई इलाज करने की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। ये कुछ ऐसा आभास कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की उपलब्धि क्या है। जो इतने दशकों से ये कार्य हुआ है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। पहले की अपेक्षा कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं, बेहतर स्थिति में हैं। सभ्यता की जो कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते अगर लिपि को हम पढ़ पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। जैसे मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले उनमें मान लो कोई द्विभाषा थे या त्रिभाषा से जुड़े हुए थे, तो उसमें एक ही चीज़ को 3 अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। जैसे यहाँ द्विभाषी दिया है कि भाई कोई चीज़ लिखी हुई है, 2 भाषाओं में लिखी हुई है, तो उनमें से एक लिपि को हम पढ़ लें तो हम ये मान लेते हैं कि वो सारी चीज़ पढ़ ली, क्योंकि दूसरी जो लिपि में लिखी चीज़ वो भी उसी प्रकार है। जैसे मेसोपोटामिया में हुआ कि वहाँ पर एक चीज़ को 3 अलग अलग लिपियों में लिखा गया, तो उनमें से एक लिपि पढ़ ली तो वही चीज़ दूसरी लिपियों में लिखी गई थी। तो उससे आभास हुआ कि ये चीज़ इन जो लिपियां हैं जिनको नहीं पढ़ पाए उनमें भी ये ऐसे ही लिखी हुई थी वही चीज़। तो हड़प्पा के निवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषाएं थी उसके बारे में किसी ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई अभिलेख नहीं मिला कि जो हड़प्पा की चित्रात्मक शैली के साथ लिखा हुआ हो और उसको आज हम पढ़ पाते। कहीं पुनर्निर्माण की अभी भी संदिग्ध अवस्थाएं बनी हुई हैं। क्या विशाल जो स्नानागार था एक अनुष्ठानिक संरचना थी कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होता था? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हमने पीछे पढ़ा कि साक्षरता शायद ज़्यादा होगी, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह, कितना लोग साक्षर थे? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं कि उन लोगों में जो कब्रिस्तान मिले वहाँ पर ज़्यादा भिन्नताएं नहीं मिली, कम भिन्नताएं पाई गई? तो ये क्या कारण थे? स्त्री पुरुषों से कुछ जुड़े जो प्रश्न हैं वो भी अनुत्तरित हैं, उनका भी उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल है। क्या महिलाएं मृत भांड बनाती थी, बर्तन बनाती थी, या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य दिया जाता था कि भी पुरुष बर्तन बनाता था और महिलाएं उनको रंगने का कार्य करती थी, जैसे कि आज आप देखते हैं। दूसरे जो शिल्पकर्मी थे वे क्या कार्य करते थे? अन्य जो कर्मी थे वो क्या काम करते थे? नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग था? जो महिलाओं की जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली उनका क्या प्रयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया है। जो स्त्री पुरुष के संबंध हैं उसके बारे में विद्वानों ने ज़्यादा खोज विचार विमर्श नहीं किया। यह भविष्य में होने वाले
कार्य के लिए पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। ये चित्र देखिए, ये एक पकी हुई मिट्टी का खिलौना गाड़ी है, बैलगाड़ी, कि शायद बैलगाड़ियों का बड़ा ही महत्व रहा होगा, तो तभी उसके खिलौने बने हुए हैं। इसको देखिए कि कितना महत्व बैलगाड़ियों का रहा होगा उनके जीवन। इस तस्वीर को देखिए, मोहरे या लिंग, सबसे आरंभिक उत्खनकों में से एक मैके, जो मैके थे, इन पत्थरों के विषय में वो क्या कहते हैं? लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी, अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकु आकार के सुंदरता से तराशे गए और तैयार किए गए थे। ये जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग भी माना गया है। दूसरी ओर यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों से था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में उन्होंने इसके बारे में बताया। देखिए, अगर आप इनको किसी भी रूप में आप कैसे आप इनको देखते हैं कि इनको लिंग भी मान सकते हैं या कोई और मोहरे भी आप मान सकते हैं किसी खेल के रूप में, जैसे इसमें ये संकेत बने हुए हैं, तो जानकारी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मोहरे भी हो सकती हैं और लिंग के रूप में भी इनको माना जा सकता है। ये अर्नेस्ट मैके ने दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, काल रेखा। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड क्या रहे? 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, निम्न पाषाण इसको कहा गया। दूसरा 80,000, इसको मध्य पाषाण कहा गया। 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पाषाण कहा गया। ये 3 पूरा पाषाण के भाग। अब नेक्स्ट 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण इसको कहा गया, मध्य पाषाण। अब जो हमारा 10,000 वर्ष पूर्व नव पाषाण युग इसको कहा गया। इसमें आरंभिक कृषक और पशुपालक, ये स्थिति यहाँ पर नहीं मिलती है कि भी इस समय में आरंभिक जो कृषक और पशुपालन का कार्य शुरू हुआ है। नेक्स्ट 6,000 ईस्वी पूर्व ताम्र पाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग हम पढ़ते हैं। 2600 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता, यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 तक का जो समय है, ईसा पूर्व में हड़प्पा काल, जिसको अब हमने चैप्टर को अभी पढ़ा। 1000 ईस्वी पूर्व आरंभिक लोह काल और महापाषाण समाधान, ये भी इस काल में हम लोहे की खोज मानते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व और लगभग 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व में है, वो वैदिक काल हम मानते हैं। इसी काल में हम लोहे की खोज भी मानते हैं। 600 से 400 ईसा पूर्व, इसे आरंभिक ऐतिहासिक काल हम मानते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल इसको माना गया है। अब नेक्स्ट देखिए, सभी तिथियां अनुमान पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग जो भाग हैं उनमें विकसित हुए विकास की प्रक्रिया में यहाँ दिए गए हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण देखिए। 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। 20वीं सदी में देखिए 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का काम प्रारंभ किया गया। जो साथ में अन्य भी थे, जिसको हमने दयाराम साहनी के रूप में भी पढ़ा, इन्हीं के सहयोगी थे। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। हालांकि 1921-22 हड़प्पा और जो राखलदास बनर्जी हैं, मोहनजोदड़ो में खुदाई प्रारंभ कर चुके थे। 1946 व्हीलर के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ हुआ। 1960 में BB लाल B के थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में कार्य हुआ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में आरंभ हुआ। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में खोज
प्रारंभ हुई, यानी कि जो विदेशी लोग थे वो भी इस कार्य में अब शामिल हो। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य किया गया। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में ये कार्य किया गया। तो आज भी ये खुदाई का जो कार्य है देसी विदेशी जो विद्वान हैं, पुरातत्वविद हैं, वो मिलकर कर रहे हैं। भारत में भी इस प्रकार अनेक स्थानों पर ये कार्य जारी है। और अंत में इस पिक्चर को देखें, ये एक शव है, हड़प्पाई समाधान है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि शव एक गर्त में रखा हुआ है, एक गहरे खड्डे में, गहरे जगह में इसको रखा गया है, गहरा स्थान है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, उत्तर दक्षिण में इसको रखा गया है। इसके समीप ही कुछ मिट्टी के बर्तन आप ये देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जिनमें मटका, कोई जार, कोई उसके दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं, जो बर्तन है जिनका वो प्रयोग करता था, जिनसे कोई लगाव होगा उसका, तो वो साथ में इसके पाए गए हैं। और नेक्स्ट इसमें आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो शव है उसके पास कुछ आभूषण भी पाए गए, आभूषण भी उसके शरीर में से जुड़े हुए पाए गए, कि शायद इन आभूषणों को भी वो कहीं प्रयोग करता होगा अपने जीवन काल में, या उन लोगों का शायद ऐसा भी विश्वास रहा होगा कि शायद अगले जीवन में ये इनको कहीं प्रयोग करे। और इस शव को देखकर ये लगता है कि शायद इसके जेंडर के बारे में, इसके लिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, शायद यह किसी महिला का शव हो सकता है, क्योंकि जो आभूषण इसके पास प्राप्त हुए हैं उनसे ये आभास होता है कि शायद ये किसी महिला का शव रहा होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आगे प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब आपका धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, इसमें कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टीका टिप्पणी में अवश्य लिखें कि कोई समस्या, ताकि हम इसमें कोई और सुधार करें, कोई सुधार की गुंजाइश। धन्यवाद।